वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनी का शो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सेगमेंट में हम एक बहुत ही ख़ास मौजू पर बात करेंगे। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है। इसमें फेक एनकाउंटर्स कुछ इस कदर बढ़ गए हैं या उनके इल्ज़ामात इतने बढ़ गए हैं कि अब दुनिया भर में सुर्खियां बन रही हैं। हम आज बात करेंगे आकांक्षा कुमार साहिबा से, जो कि एक सहाफ़ी हैं और आपने बहुत डिटेल में एक रिपोर्ट तैयार की है इस पर। उस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा मैं आप लोगों के लिए चलाना चाहूँगा और परिवारों पे क्या बीतती है जिनके घरों से लोगों को एनकाउंटर में मार दिया जाता है। एनकाउंटर हुआ है और फैमिलीज़ बोलते हैं कि भाई ये फ़र्ज़ी एनकाउंटर्स हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एनकाउंटर्स चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप याद कीजिए कि योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार जब आई तभी से एनकाउंटर्स का एक नया सिलसिला शुरू होता है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब पहले गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ साहब के, उन्होंने तो प्रेस में ये बयान दिया था कि दरअसल एनकाउंटर राज के ज़रिए ही यूपी में आएगा राम राज्य। अब क्या आलम है यूपी में इन एनकाउंटर्स के चलते, इस पर हम बात करेंगे आकांक्षा साहिबा से। उससे पहले छोटा सा ये क्लिप सुन लीजिए दोस्तों, उसके बाद फिर हम आकांक्षा जी को जोड़ेंगे इस ब्रॉडकास्ट में। विजय की मां अंजू देवी वैसे तो गांव की किसी भी साधारण गृहिणी की तरह नजर आती हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से इन्होंने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए मामले में याचिकाकर्ता के साथ साथ पैरोकार बनने का फैसला लिया। इतने में पुलिस आई है। एक ठे 100 नंबर गाड़ी रही काली का, एक ठे सफेद गाड़ी रही, लेकिन नंबर कौनो में नहीं रहा। आयन तो डायरेक्ट घुसे नवा लाला सोवत रहे लगन लाला के हमारे मारे लगन तो दौड़ के आवा। हम कहा कि साहब हमारे लाला के काहे मारा था। दूजने वर्दी में रहे ना, सब सादे ड्रेस में रहे और सब बंदूक ले रहे, एक बंदूक सब ले रहे। हमारे लाला के मारे लगे। फिर आए तो कहे के साहब हमारे बाबा काहे मारा था, तो कहन के हट जाओ नहीं तुम्हें नंगी करके घर से ले जाएंगे। फिर गए पूरा घरे का चावल दाल सब छीट देन। हमारे पतोह रही, पतोह का गहना वहना सब तोड़ लेहन, बक्सा तोड़ के गहना उठा ले लेहन। घरे का कागज, आधार कागज, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मोबाइल सब उठा ले गए हमारे। और फिर पूरा घर मोटरसाइकिल का डिग्गी कूच देहन, डिग्गी का चाबी उठा ले गए। और फिर हम फिर दौड़ के गए तो फिर हमारे एक घुटने पर हाथ लगाए, ऐसे कहन के तेज से डांट के ऐसे ठोस देहन तो पत्थर पर गिर गए। मैम तो हमारे यहाँ फिर देख लेके हमारे काला हो गया है पूरा, अब बेहोश हो गए। फिर हमारे लाला के उठा के लाई गए, ना कोई फोन, ना कोई नंबर, ना कोई बताएं कि हमारे लाला के कहाँ उठा ले गए। अंजू देवी के अनुसार यूपी पुलिस ने उनके लड़के को एनकाउंटर के 2 दिन पहले 10 सितंबर 2023 की सुबह घर से जबरन उठा लिया था। इस हिरासत के पीछे पुलिस की ओर से उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया। ये छोटा सा क्लिप था इस रिपोर्ट का, जो आप देख सकते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल पर जाकर के। इसमें रिटन में, लिखित में एक रिपोर्ट भी है। वो 2 हैं दरअसल, उन्होंने जिस तरह से पड़ताल की है। अंजू देवी का जो है ये हिस्सा, वो एक अलग रिपोर्ट छपा है, वो आप देख सकते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के वेबसाइट पर जाकर के। हम आइए शामिल करते हैं आकांक्षा कुमार साहिबा को, जो कि सहाफ़ी हैं और आप पहले भी हमारे शो पर बतौर मेहमान आ चुकी हैं। आज इस बहुत ख़ास मौजू पर उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? क्राइम ख़त्म करने के नाम पर क्या फ़र्ज़ी एनकाउंटर्स चल रहे हैं? ऐसा लगातार अब छप रहा है प्रेस में, अलग अलग जर्नलिस्ट बात भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार का क्या रवैया है, पुलिस प्रशासन क्या कह रही है, इस पर हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। नमस्कार आकांक्षा जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया है। थैंक यू मनी, अपने शो में बुलाने के लिए। इट्स गुड टू बी बैक। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मौका देने के लिए, आप लोगों से रूबरू होने के लिए। इट्स ग्रेट टू हैव यू बैक ऑनेस्टली आकांक्षा। और जो आप काम कर रही हैं वो काबिल तारीफ़ है और ये एकदम दिल को छू जाने वाला रिपोर्ट आपने तैयार किया था, जिसमें आपने इतने सारे एंगल्स शामिल किए हैं।
तो ज़रा बताइए आपको ये मिला क्या, क्योंकि आपने इस रिपोर्ट में जिक्र किया है कि कम से कम 3 ऐसे एनकाउंटर्स हुए। विजय सोनी जिनकी माँ का हमने अभी थोड़ा सा क्लिप चलाया था आपके रिपोर्ट से ही, और 2 ऐसे लोग हैं अलग अलग टाइम पर, लेकिन एक ही जगह पर बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न में एनकाउंटर हुआ है। क्या समझे हम इस एनकाउंटर राज के बारे में यूपी में? जी, तो एक जो बात है मनी जिसके साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगी वो ये है कि जैसा कि आपने भी बताया अपने लिसनर्स को कि एनकाउंटर राज बहुत नॉर्मलाइज़ हो चुका है यूपी में। और यहाँ पर मतलब यूपी में प्रयागराज जो मेरा होम टाउन है या यहाँ से जितने भी जुड़े अखबार हैं, लोकल चैनल्स हैं, वहाँ पर एनकाउंटर इज नाउ व्यूड एज एन एसेंशियल टूल ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर अखबारों में लोकल जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें बस एक बहुत ही जैसे रेगुलर खबर होती है किसी एक्सीडेंट की, मर्डर की, वैसे ये बता दिया जाता है कि फला फला जगह ये बदमाश ढेर हो गए या इनको एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद ये एक डिस्क्लेमर मुझे लगता है बताना जरूरी था कि किस हद तक ये जो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का तरीका है उसको पहले तो जहनी तौर पर इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत नॉर्मलाइज किया है और मीडिया ने भी उसको एज इट इज उस नैरेटिव को एक्सेप्ट किया है और बिना क्वेश्चन किए वो नैरेटिव पिछले 8 सालों से उसी तरीके से एक ढर्रे पे चलाया जा रहा है। बात करते हैं हम इस पर्टिकुलर एनकाउंटर की जिस पर ये स्टोरी आधारित है। ये पूरा एनकाउंटर 2023 का है। कौशाम्बी पुलिस द्वारा ये एनकाउंटर किया गया था 12 सितंबर 2023 का, ऐसा हमें बताया गया है कि जिन महिला की आपने अभी आवाज सुनी इनका नाम अंजू देवी है और ये हाई कोर्ट में पेटिशनर हैं। इनका कहना है कि इनके लड़के विजय सोनी को गलत तरीके से घर से पुलिस उठाकर ले गई है, इलीगल अरेस्ट था और 2 दिन बाद एनकाउंटर में ऐसा दिखाया गया है कि उसको गिरफ्तार किया गया है। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन अंजू देवी का ये कहना है कि ये मुठभेड़ फर्जी थी और वो चाहती हैं कि जो 12 पुलिसकर्मी इस एनकाउंटर में इन्वॉल्व थे कौशाम्बी पुलिस के, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यहाँ पर ये भी बताना मेरे ख्याल से जरूरी है कि जब हम कौशाम्बी जिले की बात कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है क्योंकि इस समय जो यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, कौशाम्बी उनका गढ़ रहा है और ये हम वहां पर ही एक नहीं हम 3 एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। अंजू देवी जिनकी कहानी आप इसमें सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन ये एनकाउंटर जिस जगह पर हुआ वो बहुत ही दिलचस्प था क्योंकि एक आउटस्कर्ट्स में फॉरेस्टेड सा एरिया है कौशाम्बी में जो गुंगवा का बाग नाम से जाना जाता है। और जब मैं वहां पर पहुंची तो मुझे मेरी जानकारी में ये बात आई कि वहां पर एक ही तरीके से एक ही साल में 2 और एनकाउंटर हुए थे और 2-3 चीजें एकदम कॉमन थी। पुलिस का ये कहना कि जो अक्यूज्ड है उनके बारे में, उस गुंगवा के बाग में होने के बारे में उन्हें जानकारी मुखबिर से मिली, इंफॉर्मेंट से मिली। जो भी लोग इंडिया में जुडिशियल सिस्टम को या पुलिसिंग के सिस्टम को फॉलो करते हैं या उनकी खामियों से वाकिफ हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए मुखबिर जो शब्द है वो अपने आप में थोड़ा सा कान खड़े कर देता है क्योंकि अक्सर मुखबिर का जो इस्तेमाल है वो पुलिस कुछ बातें छुपाने के लिए करती है। जहां पुलिस ने कि किसी अफसर ने कहा कि हमें मुखबिर से ये जानकारी मिली, ये एक ऐसा पॉइंट है मनी कि कोर्ट में भी पुलिस को इस बात को लेकर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि ये मुखबिर कौन है या ये कैसे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिला या आप कैसे अक्यूज को लिंक कर रहे हैं एनकाउंटर स्पॉट से। दूसरा एक जो कॉमन फैक्टर था गुंगवा के बाग में जो 3 एनकाउंटर हुए अगस्त 2022 से लेके
सितंबर 2023 तक, जिनमें विजय सोनी एनकाउंटर भी शामिल था, उनमें था कि अभियुक्त को ज्यादातर उन्होंने कहा कि पैर में गोली लगी। एक ही थाने से जुड़े मामले थे ये, चरवा थाना एक कौशाम्बी का है, वहीं उसी के अंतर्गत ये एनकाउंटर हुए थे। और एक जो कॉमन फैक्टर था वो था वहां के एक पुलिसकर्मी हैं, एसओजी प्रभारी हैं, जिनका नाम सिद्धार्थ सिंह है। एसओजी एक स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, टू कैरी आउट सर्वेलेंस एज वेल। और इस पर्टिकुलर केस में हमें ये भी पता चला कि ये जो एसओजी प्रभारी हैं 2019 से वहां पर तैनात हैं और 2020 से 2025 के बीच में लगभग 37 एनकाउंटर का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और जहां वो कहते हैं कि भाई अभियुक्त को पैर में गोली लगी, हमने गिरफ्तार किया, ये जो साहब है इनकी जो कहानी है बहुत ही फिल्मी हीरो की तरह है कि इनकी बुलेट प्रूफ जैकेट को गोली छू कर निकल गई या धंस गई। तो ये जो तमाम फैक्टर थे, ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करते हैं कि एक स्क्रिप्ट थी जिसको फॉलो करते हुए 3 एनकाउंटर एक ही जगह पर लगभग 1 साल के अंतराल में कौशाम्बी पुलिस द्वारा किए गए हैं। और अगर एक एनकाउंटर में जिस पर ये स्टोरी आधारित है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम पुलिस की थ्योरी में लूपहोल दिखा पाने में सक्षम हुए हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं मनी की जो बाकी 2 एनकाउंटर हैं वो भी कितने जेन्युइन रहे होंगे। और ये बात बिल्कुल सोचने वाली है, क्योंकि यूपी में ही नहीं, ये हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में अब एक पैटर्न सा बन गया है। कुछ कॉमन स्टोरीज होते हैं, पंजाब में भी ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं। मैंने हाल में, हमारे एक कॉलीग हैं, उन्होंने भी बताया, वो भी आए हैं पंजाब से, वो भी बता रहे थे कि पैर में गोली लगती हैं या फिर पुलिस से हथियार छीना जाता है, छीन के भागने लगते हैं, फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस गोली चलाती है। असम में मैंने 2 केसेस देखे कि 2 ऐसे अभियुक्त पुलिस की हिरासत से भाग करके जो है पानी में गिर के डूब के मर गए। ये बड़ा कॉमन सा पैटर्न है। मतलब 3-4 ऐसे, मतलब ओवरऑल आप कह सकती हैं कि स्क्रिप्ट्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है शायद। और जब जवाबी कार्रवाई होती है तो पुलिस वाले के बुलेट प्रूफ वेस्ट पे जाकर के गोली धंसती है या छू के निकल जाती है, फिर लगती ही नहीं है। अगर आपने वो मूवी देखी होगी जॉली LLB 2, उस पर भी ऐसा ही दिखाया जाता है। यूपी का ही एक इलाका है जहाँ पे इसी तरह का, मतलब आई थिंक रियल रिपोर्ट्स पे ही बेस्ड हैं या उससे इंस्पिरेशन लिया है। तो आपने बहुत दिलचस्प बात कही। कौशाम्बी केशव प्रसाद मौर्य का इलाका है। मौर्य साहब ने शायद 2017-18 में पहले टर्म में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, उन्होंने तो बोल दिया था मीडिया में, उस टाइम पे स्टेटमेंट कोड भी हुआ था कि यूपी में एनकाउंटर राज के जरिए राम राज्य आएगा। तो स्टेट का इंटेंट तो बड़ा क्लियर सा लग रहा है इसमें। लेकिन फिर जो लोग ये इंक्वायरीज होते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है? जो पुलिस क्या क्लीन चिट दिया जाता है, जो कि मैंने शायद एक रिपोर्ट में भी देखा है। जी मनी, तो ये एक दूसरा पहलू है इस पूरे मैकेनिज्म का, जो कि जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के मेन प्लैंक के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। और 2022 का तो जो पूरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक तरीके का एक कैंपेन में भी एक बहुत बड़ा इशू था कि उन्होंने इस चीज पे अपने आप की अपनी खुद की पीठ थपथपाई थी कि एनकाउंटर करके उन्होंने कितने अपराधियों को एलिमिनेट किया है। जैसा कि स्टोरी में भी हम बात कर रहे हैं कि अब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स निकाले जा रहे हैं, और जो भी 222 एनकाउंटर हुए हैं 2017 से लेके अभी तक, उसके बेसिस पर ये क्लेम किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये तो बात हो गई स्टेट गवर्नमेंट के नैरेटिव की, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनके लिए कोई प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा मैंने पाया अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में। और ये मेरी दूसरी स्टोरी थी एनकाउंटर से रिलेटेड, क्योंकि कानूनी जो दांव पेच है, एक तो जो ये तबका है, अक्सर पुलिस जस्टिफाई करती है एनकाउंटर को कि इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास था।
तो एक जो थोड़ा सा मैं शायद यहाँ डाइग्रेस कर रही हूँ, लेकिन एक जो और पहलू है इस पूरे इशू का वो ये भी है कि अगर किसी का क्रिमिनल हिस्ट्री है या क्रिमिनल पास्ट है, तो क्या आप उसको जुडिशियल प्रोसेस नहीं अवेल करेंगे, आप उसको अदालत तक भी नहीं पहुंचने देंगे और उसको ऐसे ही किसी गुंगवा के बाग या सुनसान इलाके में ही एलिमिनेट कर देंगे? क्या इस तरीके का अब लॉ एंड ऑर्डर हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे? जो ग्रीवेंस ये जो क्रिमिनल पास्ट है, ये बात मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये जो जितने भी लोग हैं, जो अभियुक्त हैं, जो भी एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं या घायल होने के बाद जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बहुत जाहिर सी बात है मनी की ये एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। शायद इसीलिए ये क्राइम की तरफ खिंचे भी चले जाते हैं। और जब हम इनकी फैमिली की बात करते हैं, जैसे अंजू देवी जो महिला हैं जिनके पति नारायण सोनी पेशे से मजदूर हैं और दोनों अनपढ़ हैं, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो इनके लिए एनकाउंटर के बाद की जो जद्दोजहद है वो मेरे ख्याल से बहुत ही हृदय विदारक है। वो मुझे कहीं ना कहीं उसने मुझे हिला दिया और एक पत्रकार के तौर पे मुझे ये भी लगा कि क्या न्याय एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ही है? क्या इस गरीब तबके के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है जहां पर आसानी से वही कोर्ट कचहरी का काम हो पाए और कम से कम इस महिला को संतोष मिल सके कि भाई ठीक है, इन पुलिस वालों ने ये किया जो किया और अगर मेरे बेटे का भी कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड था लेकिन मुझे इस तरीके से क्लोजर मिल गया। लेकिन वो रास्ता भी उसके लिए एकदम से बंद सा दिखाई पड़ता है क्योंकि रास्ते में तमाम अड़चने हैं। वो अड़चने क्या हैं? कोई भी परिवार जो पीड़ित हम जिनको कह रहे हैं, यानी जो विक्टिम फैमिलीज हैं एनकाउंटर से जुड़े मामलों में, उनके लिए एक सीधा सा जो अंडर लॉ रास्ता है कि आप 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन डाल सकते हैं और मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा थाने को कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, एफआईआर फाइल करिए। तो ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब है क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है अगर वो मैजिस्ट्रेट के पास जा रहा है 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगा रहा है, इसका मतलब सीधे तौर पे थानों में एफआईआर उनकी नहीं फाइल हो रही है। वो एक कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप पुलिस स्टेशन को कहिए कि एफआईआर फाइल हो। तो इस केस में, अंजू देवी के केस में हमने ये पाया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जो कि उनके फेवर में था कि आप 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर फाइल करिए, संबंधित थाने जो थे, चाहे वो कौशाम्बी का चरवा थाना हो या इस लेडी का जो होम डिस्ट्रिक्ट था कोरांव थाना हो, दोनों ही जगहों पर एफआईआर फाइल नहीं करी गई थी। तो ये एक जो लूप होल है। दूसरा, जैसा पहले आपने बताया कि एक तो हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है सेल्फ डिफेंस थ्योरी वाली कि जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस गोली चला रही है और लोगों को गिरफ्तार कर रही है या वो मृत पाए जा रहे हैं। दूसरा जो लूप होल है वो ये है कि आप देखिए ये कितना अजीब है कि पुलिस के खिलाफ जो मामले हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ही करेगी। तो जाहिर तौर पर सवाल ये उठता है कि फिर इस तरह का ये जो पूरा सिस्टम है उसमें कितनी पारदर्शिता रह जाएगी। अंजू देवी जैसी महिला जो हमारे इंडियन सोसाइटी के पिरामिड में, हायरार्की में काफी नीचे आती हैं, उनको न्याय मिलने की कितनी गारंटी है उसी तथाकथित राम राज्य में? ये सोचने वाली बात है। बहुत अहम बात आपने कही है। मैं इनफैक्ट आपके रिपोर्ट में देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक जो प्रभारी हैं, मैं नाम तो भूल रहा हूँ, उसमें क्लियरली है, हमारे सामाइन भी वो देख सकते हैं, वो कह रहे थे इससे पहले तो पुलिस निरीह थी, कोई भी जो है अपराधी है वो गोली मार के निकल जा रहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद पुलिस पे भी हिम्मत आ गई है। तो ये जस्टिफिकेशन एक दिया जा रहा है। दूसरा, जैसे प्रेस में भी जब बात होती है, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि उस हिसाब से तो नहीं होता है, इनफैक्ट इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की जो है एक ज़मीन तैयार हो गई है, जिसमें एक समाज में उसका एक एक्सेप्टेंस आ गया है। तो ऐसे माहौल में फिर न्याय की अपेक्षा करना कितना आपको प्रैक्टिकल लगता है?
जी मनी, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि शायद यही एक उलझन है जिससे मैं भी डील कर रही हूँ इस स्टोरी के बाद भी और इस स्टोरी के दौरान भी, कि मतलब इसमें न्याय क्या है, इसमें सही क्या है, गलत क्या है। और जिन बीजेपी स्पोक्स पर्सन का आपने नाम लिया, राकेश त्रिपाठी, जिनका इंटरव्यू लिया था मैंने स्टोरी के लिए, अगर आप देखें तो जो मेरा शुरुआती सवाल था वो ये था कि क्या एनकाउंटर को अब हम स्टेट पॉलिसी का हिस्सा मान सकते हैं? क्योंकि भई आप अखबारों में बाकायदा एडवर्टाइज़मेंट निकाल रही है आपकी सरकार, तो वो मना करते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए, कि जी। वो कहते हैं नहीं, स्टेट पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ, पहले पुलिस डरी हुई थी। ये उनका इंटरप्रिटेशन है कि अब पुलिस को बहुत ज़्यादा उन्होंने इनेबल कर दिया है। लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये जो इनेबल करना है वो कुछ इस तरीके के एंथुसियास्टिक ऑफिसर्स, सिद्धार्थ सिंह जैसे एसओजी ऑफिसर्स के रूप में सामने आ रही है, जो कि अपनी पावर का कथित तौर पे गलत रूप में इस्तेमाल करते हुए समझ में आ रहे हैं। और ये जो वीडियो है इसके बाद ही अभी कल ही एक और इससे जुड़ी एक मेरी टेक्स्ट पीस जी। स्टोरी भी निकली है। और एक मैं और अपनी स्टोरी का ज़िक्र करूँगी, जैसा मैंने कहा कि मेरी दूसरी स्टोरी है, एक चित्रकूट का भी एनकाउंटर का मामला था 2021 का, भालचंद्र यादव का भी। तो दोनों ही मामलों में विजय सोनी या भालचंद्र का जितने भी वकील हैं और ख़ास तौर पे जो कुछ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जिनमें मेरी बात यूपी के कुछ फॉर्मर डीजीपीज़ से भी हुई, जैसे कि सुलखान सिंह हैं और विक्रम सिंह हैं। इन दोनों ने ये बात मानी कि जहाँ तक बात ग्रीवेंस रिड्रेसल की है, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये सब बहुत ही हौच-पौच है। और यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि एक प्रकाश सिंह का बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था पुलिस रिफॉर्म को लेकर। लगभग 15 साल से ऊपर हो गया है, और सुलखान सिंह ने कहा कि उसमें ये कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस के खिलाफ जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया था कि आप बॉडी सेटअप करिए। लेकिन 10-15 साल से भी ऊपर हो गए हैं, उसका किसी ने कोई जवाब तक नहीं दिया है, कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इससे आप जो पॉलिटिकल इंटेंट है उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर देयर ओन पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट। दे वांट टू मेक अ पॉइंट कि भाई हमने देखिए ये फला फला को मार के गिरा दिया, इतने लोगों को एलिमिनेट कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर एकदम सब कुछ सही है, अखबार में एडवर्टाइजमेंट आ गया, इतने वीडियो आ गए, रिपोर्ट्स आ गई। लेकिन जब आप सतही लेवल की जो बातें आपको बताई जा रही, जब आप उसको खुरेज कर देख रहे हैं, तब जो स्थिति है वो काफी भयावह है, वो बहुत चिंताजनक भी है। और एक जो बात है मनी, जो मुझे लगता है कि रखना काफी जरूरी है, जैसे सुलखान सिंह जो 2017 में योगी जी के ही अंडर में डीजीपी रहे, तो उन्होंने खुद माना कि देखिए, मैं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं एनकाउंटर के विरोध में नहीं हूं। लेकिन जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड किया गया है, ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई में एज अ सोसाइटी हम डिरेंज हो गए। यूपी के बीजेपी के नेताओं को अगर आप ट्विटर पे फॉलो करते हैं मनी, तो मेरा टाइमलाइन भरा रहता है केवल इस व्यक्ति को, किसी को स्ट्रेचर पे ले जा रहे हैं, अपराधी को, किसी को गोली मार दी है, हमने इसको ढेर कर दिया। तो एनकाउंटर, क्या हर सवाल का जवाब एनकाउंटर बनेगा? क्या हम मानसिक रूप से इतने विकृत हो गए हैं कि जब तक हम अपराधी को लंगड़ाते हुए और मृत नहीं देख रहे हैं, हमको चैन नहीं पड़ रहा है? तो ये क्या कोई विशेष तरीके का हार्पिक सफाई अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में? और क्या वाकई में इससे व्यवस्था में बदलाव आएगा? ये काफी सारे सवाल हैं जो हमें एज अ सोसाइटी शायद पूछने चाहिए, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल सवाल है। आपने जो बीजेपी के नेताओं का जिक्र किया सोशल मीडिया पर, सिर्फ वो बड़े नेता ही नहीं, जो छुटभैया लीडर्स हैं वो भी इस तरह के ट्वीट्स करते रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे, या फेसबुक पे भी लंबे लंबे पोस्ट आते हैं। अब एक रिपोर्ट आई थी सालों पहले, आई थिंक योगी आदित्यनाथ जी के पहले कार्यकाल के पहले ही साल में, नेहा दीक्षित का शायद वो स्टोरी था, जिसपे उन्होंने प्रोफाइल किया था जितने लोगों को इन एनकाउंटर्स में मारा गया है। उसमें उन्होंने ये पाया था कि ज़्यादातर लोग गरीब मुसलमान या फिर दलित थे।
आपकी पड़ताल में फिर क्या निकल के आया है? क्या कास्ट प्रोफाइल निकल के आया है या क्लास प्रोफाइल निकल के आया है? देखिए ये बात काफी जाहिर सी है कि एक पर्टिकुलर कास्ट और एक रिलीजियस बैकग्राउंड के ही लोग हैं जो कि जब आप एनकाउंटर विक्टिम्स की लिस्ट देखते हैं तो उसमें नजर आते हैं। ना सिर्फ यूपी पुलिस के एनकाउंटर में बल्कि जो यूपी एसटीएफ द्वारा भी जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं उनमें भी एक पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजियस ग्रुप के लोग नजर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का एक ये नैरेटिव है कि ये बात सही नहीं है और इसमें वो विकास दुबे के एनकाउंटर का एग्जाम्पल देते हैं कि वो एक ब्राह्मण व्यक्ति था लेकिन क्योंकि पुलिस पे उसने हमला किया था और उसको उन्होंने एनकाउंटर में ही ऐसा कहते हैं, कथित एनकाउंटर में ही वो मारा गया था। तो इस तरीके के कुछ अपवाद भी सरकार द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे पिछले साल मंगेश यादव के एनकाउंटर पे जब जाति के आधार पे एनकाउंटर की बात हुई तो जो सह अभियुक्त था वो ठाकुर था, तो अनुज करके उसका नाम था, तो उसको भी एनकाउंटर में, उन्नाव में एनकाउंटर में वो मारा गया। तो ये हुआ कि क्या अब ये काउंटर बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है? मेरे ख्याल से जितना अभी तक मेरा अनुभव है, मैं ये कहूंगी कि फिलहाल ये कास्ट या रिलीजन के चश्मे से देखना उतना सही नहीं होगा जितना ये समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक जो लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए वो पार की जा रही है। कुछ टेक्निकल बातें हैं मनी जिन पे बातें नहीं हो रही हैं, जो क्योंकि शायद उतनी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है इसलिए पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। जैसे कि इस एनकाउंटर में भी, और जो मैंने पहले एनकाउंटर की बात करी भालचंद्र यादव का, जो फॉरेंसिक एनालिसिस है, सुप्रीम कोर्ट की 2014 की गाइडलाइंस के बाद किसी भी एनकाउंटर में जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये मैंडेटरी किया गया है कि एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो और उस पूरे स्पॉट का, यहाँ तक कि बंदूक का, गोली का, हर चीज का फॉरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए। भालचंद्र यादव के केस में मैंने ये पाया कि फॉरेंसिक एनालिसिस में ये आया था कि चोटों में ब्लैकनिंग या टैटूइंग पाई गई थी, जिसका मतलब है कि जो फॉरेंसिक से इतना वाकिफ नहीं है, इसका मतलब है कि वो क्लोज रेंज शॉट था, गोली बहुत पास से मारी गई है, जो कि पुलिस की भागने और सेल्फ डिफेंस थ्योरी को कहीं ना कहीं बुरी तरीके से वो शैटर करता है कि इसमें कहीं भी तथ्य नहीं है। इस केस में भी, विजय सोनी के भी केस में, जो एक सह अभियुक्त है जिसकी आइडेंटिटी हमने रिवील नहीं करी है, उसने भी हमको ऑन कैमरा ये बताया है कि कपड़ा बांध के मारा गया है। तो जो भी अगेन फॉरेंसिक से वाकिफ है वो इस बात समझ पा रहे होंगे कि कपड़ा बांध के पुलिस तभी बांधती है ताकि चोट के अराउंड वो जो बारूद का जला हुआ कार्बन है वो जमे ना, ताकि कहीं ब्लैकनिंग या टैटूइंग ना हो। तो एक जो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ऑफ कोर्स अ ह्यूमन राइट्स साइड टू द स्टोरी, बट आई फील दैट देयर इज आल्सो अ वेरी टेक्निकल फोरेंसिक साइड of these stories as well which needs to be highlighted, और उसमें भी आप पुलिस को और पूरे सिस्टम को घेर सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि हमें मुखबिर से जानकारी मिली और हमने वार्निंग दी और पहली गोली उधर से चली और सेल्फ डिफेंस में हमने फायर किया, आप जो फोरेंसिक पूरा रिपोर्ट है, जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसमें ये एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसके कई पहलू हैं मनी, और टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक कास्ट एंड रिलीजियस प्रोफाइल इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। आकांक्षा, बहुत शुक्रिया, आपने इतने डिटेल में हमसे बात की और बहुत अच्छा लगा, और आप इतना अहम काम कर रही हैं हिंदुस्तान में बैठे बैठे, इसके लिए जो है मैं आपको दाद देना चाहूँगा। आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतना कम है। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सामाईन को ये सुनाना भी चाह रहा था जो आप काम कर रहे हैं, और एक आपका जो एक परिप्रेक्ष्य है वो भी मैं उनको बताना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया आज। बहुत बहुत शुक्रिया मनी, मौका देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनी। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।